हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 6 है ये। इसका नाम है संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। तो चलिए बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला यहाँ पे संचार माध्यम एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो किशोरों के जीवन के लगभग सभी आयामों को प्रभावित करता है। संचार माध्यम व संचार अध्ययन धीरे धीरे हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है, जो जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने व ज्ञानवर्धन करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। मतलब यहाँ पे बोला है संचार माध्यम है वो किशोरों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उनके जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। तो अगला है हमारा संचार और संचार प्रौद्योगिकी। मानव जीवन के प्रारंभ से ही संचार जीवन के लिए अति आवश्यक और आधारभूत अंग रहा है। आजकल तेजी से विकसित होती प्रौद्योगिकियों के साथ बाजार में लगभग नित्य नए संचार विधियाँ व उपकरण आने लगे हैं, जिसमें से कुछ तो अपनी गुणवत्ता उपयोगिता के कारण अधिक लोकप्रिय हो रहे हैं, जैसे टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट आदि। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे जैसे हम विकास कर रहे हैं वैसे वैसे नई नई संचार प्रौद्योगिकी आ रहे हैं। जैसे मोबाइल, टेलीविज़न जो अपनी उपयोगिता के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है उपयोगिता के कारण। तो यहाँ पे अगला है संचार क्या है। संचार विभिन्न परिस्थितियों के विषय में विचार व चिंतन करने, सोचने समझने, अपने विचारों, सूचना व भावनाओं दूसरों तक संप्रेषित बनाने की प्रक्रिया है। ये थोड़ी मुश्किल डेफिनेशन है, अगले पढ़ते हैं। संचार वह प्रक्रिया है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति आपस में किसी संदेश पर समान समझ पैदा करने के लिए विचारों, भावों, तथ्यों, प्रभावों इत्यादि का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जैसे दो व्यक्ति आपस में संचार करते हैं, विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं, तो उसे संचार कहते हैं। अनुसार संदेश के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया संचार है। मतलब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने संदेश को पहुंचाना ही संचार है। संचार शब्द अंग्रेजी में कम्युनिकेशन का पर्यायवाची है व लैटिन भाषा में से कम्युनिस शब्द से निकलता है, जिसका अर्थ सर्वसामान्य अर्थात जिनको सभी के द्वारा एक समान रूप से समझा जा सकता है। संप्रेषण में विचारों और मतों को बिल्कुल उचित अर्थ में समझना भी शामिल है, जो प्रेषक और ग्राही दोनों के लिए समान हो। संचार एक सतत प्रक्रिया है जो हर समय चलती रहती है। यह हमारे घर, स्कूल, आस पड़ोस, समुदाय, दोस्त, मित्र और जीवन के सभी क्षेत्रों में लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। तो संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं और यह लैटिन भाषा में यह शब्द कम्युनिस से निकला है, जिसका अर्थ है जिसके सभी के द्वारा एक समान रूप से मतलब आसानी से समझा जा सकता है, उससे कम्युनिकेशन कहते हैं। तो अगला है संचार का महत्व। संचार का उपयोग विभिन्न संस्थाओं तथा लोगों में विचारों, नियमों, तथ्यों के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। मतलब संचार का हम हमेशा प्रयोग करते हैं स्कूल, कॉलेज, इन सब में। मतलब जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ संचार करते ही हैं। यह भाषा व्यक्तिगत संप्रेषण को मजबूत बनाती है। व्यक्तिगत संप्रेषण को संचार मजबूत बनाता है। फिर अगला है संचार के प्रयोग द्वारा लोगों के ज्ञान का प्रसार होता है। मतलब संचार के प्रयोग से हमारे ज्ञान का प्रसार होता है व साथ ही उन्हें नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है। संस्थाओं में समन्वय स्थापित करने व कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने में भी संचार की अहम भूमिका। संचार द्वारा किसी भी कार्य तथा व्यापार को कुशल प्रभावी बनाया जा सकता है। अगला टॉपिक है हमारा संचार का वर्गीकरण। ये है संचार को स्तरों, प्रकारों, रूपों और माध्यमों के आधार पर निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। संचार को निम्न प्रकार में वर्गीकृत किया है। पहला है हमारा पारस्परिक क्रिया के आधार पर वर्गीकरण।
तो इसके दो प्रकार है, पहला एक तरफा तथा दूसरा दुतरफा संचार। तो एक तरफा में है, ऐसी स्थिति में ग्राही सूचना प्राप्त करता है पर वह उस सूचना पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। मतलब इसका मतलब है यहाँ पे एक तरफा संचार है, कोई एक तो अपना संदेश विचार पहुंचा रहा है पर जो सुन रहा है, जो जिसके पास संदेश पहुंचा, वो बदले में उसे कुछ अपना वो नहीं दे पा रहा ना, प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा। जैसे कि हम रेडियो सुनते हैं पर रेडियो को कुछ बोल तो नहीं सकते ना, प्रतिक्रिया नहीं दे सकते अपने, वैसे ही ये एक तरफा संचार है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, वीडियो या म्यूजिक सिस्टम पर संगीत सुनना, टेलीविज़न पर कोई भी मनोरंजक कार्यक्रम देखना, वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करना आदि एक तरफा संचार के उदाहरण है। दुतरफा संचार यह संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में होता है, जहां एक दूसरे में से संप्रेषण करने वाले सभी लोग मतों, विचारों, सूचनाओं का आदान प्रदान शाब्दिक या अशाब्दिक रूप में करते हैं। मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन पर बात करना, पेंटिंग करना, दोस्तों के साथ भविष्य की योजना पर विचार विमर्श करना आदि। यहाँ पे हमारा स्कूल ही मान लेते हैं, मतलब विद्यालय में टीचर है, टीचर बच्चों को पढ़ा रही है, बच्चे उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से संचार हो रहा है। फिर अगला है हमारा संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण। इसके भी दो प्रकार है, अंतराव्यक्तिक संचार और अंतर्व्यक्तिक संचार। इसमें है, यह स्वयं में बातचीत करने से संबंधित है। मतलब यह स्वयं में मतलब खुद से बातचीत करने से संबंधित है। मतलब हम जैसे परीक्षा से पहले हम पूरा रिवीजन करते हैं अपने मन ही मन में, वैसे ही है ये भी एक तरफा अंतर्व्यक्तिक संचार। यह अवलोकन करने, विश्लेषण करने और निष्कर्षों पर पहुंचकर अपनी सोच समझ विकसित करने एक सतत प्रक्रिया है जो किसी व्यक्ति के भीतर चलती ही रहती है। उदाहरण के लिए भूतकाल में बीती हुई बातों पर मनन करना या फिर मन ही मन भविष्य की योजना पर विचार करना। अंतर्व्यक्तिक संचार, इस प्रकार का संचार दो या उससे अधिक लोगों के बीच में आमने सामने होता है। मतलब एक समूह में होता है ये संचार, उसमें बहुत सारे लोग होते हैं और वो अपने विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही है यह औपचारिक या अनौपचारिक स्थिति में संपन्न हो सकता है। अंतर्व्यक्तिक संचार अधिक प्रभावी और आदर्श हो सकता है क्योंकि इसमें ग्राही और संचार के बीच संदेह, निकटता और प्रत्यक्ष संपर्क रहता है। संचार के लिए शारीरिक संचालन, मुख मुद्राएं, हाव भाव, भंगिमाएं और लिखित पाठ और ध्वनियाँ जैसे मौखिक तरीकों का प्रयोग किया जा सकता है। पढ़ाई के दौरान आने वाली समस्याओं को अपने मित्र में विचार विमर्श कर हल करना या चिकित्सक व रोगी की बातचीत इस प्रकार के संचार का उदाहरण है। फिर अगला है हमारा, इसके ना मतलब इस वाले संचार के दो प्रकार नहीं है, मैंने गलत बोल दिया पीछे, इसके देख लीजिए आप, ये सारे इसके हैं समूह वाले संचार के। क्या नाम है इसका, संचार के स्तरों के आधार पर वर्गीकरण के इसके पूरे 6 प्रकार है। इसमें समूह संचार भी आता है, जनसंचार भी आता है, अंतर संस्था संचार और अंतर संस्था। मतलब इन सब में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये दोनों एक जैसे हैं थोड़े, ये दोनों भी मतलब ये दोनों भी थोड़े एक जैसे थे। तो फिर चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, समूह संचार। जब संचार की प्रक्रिया में 2 से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं, मतलब समूह संचार तो बोलने से ही समूह संचार है, किसी समूह के बीच विचारों, तथ्यों का आदान प्रदान समूह संचार है। फिर अगला है हमारा जनसंचार। जनसंचार में किसी यांत्रिक माध्यम द्वारा, जैसे मतलब जनसंचार फ़ोन पे बातचीत करने से, जैसे मतलब जनसंचार किसी यांत्रिक की मदद से हम जो संचार करते हैं, मतलब जैसे फ़ोन, रेडियो, टीवी, इन सब के बीच जो संचार करते हैं उसे जनसंचार कहते हैं। अंतर संस्था संचार, जब मानव किसी संस्था या संगठन में कार्य करता है तो वह अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्था में अलग अलग पदों पर कार्य करने वाले लोगों से संबंध व संचार स्थापित करते हैं। इस प्रकार का संचार एक ही संस्था में विभिन्न पदों पर कार्य करने वाले लोगों में स्थापित करना अनिवार्य है, जिसमें किसी संस्था के एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है
जैसे विद्यालय में शिक्षकों का आपसी संवाद व प्राध्यापक व शिक्षक के बीच समान उद्देश्य की पूर्ति के लिए वार्तालाप कर योजनाएं तैयार करना। फिर अगला टॉपिक है हमारा अंतर संस्था संचार। ये दोनों थोड़े एक जैसे ही लगता है मेरे को तो, पर आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंतर संस्था संचार, अंतर संस्था संचार में तो इसका संबंध किसी संस्था द्वारा अन्य संस्थाओं के साथ संबंध, सहयोग व समन्वय से काम करने से। किसी एक संस्था को अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरी संस्था से भी समन्वय करना पड़ता है, मतलब एक समूह का दूसरे सदस्य से होता है। किसी विद्यालय में संचार के लिए अन्य संस्थाओं के पारस्परिक समन्वय करना। अगला है हमारा संचार के साधन और विधि के आधार पर वर्गीकरण। इसका शाब्दिक या मौखिक। इस संचार के द्वारा अपने विचारों या मतों को बोलकर, श्रवण साधन या अथवा मौखिक माध्यम का प्रयोग कर दूसरों तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे बोलना, गाना, कभी कभी स्वर का लहजा इत्यादि भी मौखिक संचार के अंतर्गत आता है। अनुसाधन से स्पष्ट होता है कि सभी व्यक्ति अपने सक्रिय समय का लगभग 70% सुनने, बोलने और जोर से पढ़ने में बिताते हैं। मतलब यहाँ से ना, इससे मतलब है शाब्दिक या मौखिक। हम किसी भी तरह शाब्दिक लिख कर, बोल कर कैसे भी संचार कर सकते हैं। और यहाँ पे ये भी लिया गया कि एक व्यक्ति अपने दिन का 70% भाग बोलने या सुनने में ही बिताता है, जोर से बोलने में, सुनने में। फिर यह गैर शाब्दिक संचार। इस प्रकार का संचार बिना शब्दों के प्रयोग किए हाव भाव, मुख मुद्राएं, मिजाज, भंगिमाएं, नेत्र संपर्क, स्पर्श, पराभाषा, लिखाई, पहनावा, मतलब बिना किसी बोलचाल के सिर्फ हाव भाव से जो संचार होता है उसे हम गैर शाब्दिक संचार कहते हैं। फिर अगला है हमारा एक से अधिक इंद्रियों में काम लेने के आधार पर। लोग जो पढ़ते हैं उसका 10% याद रखते हैं। मतलब सिर्फ देख कर पढ़ने से सिर्फ 10% याद होता है। लोग जो सुनते हैं उसका 20 से 25% याद होता है। मतलब जो सुनते हैं वो कानों से उसका 20-25% याद होता है। लोग जो देखते हैं उसका लगभग 30-35% उसका दिमाग में बैठता है। लोग जो देखते और सुनते हैं उनका 50% या उससे अधिक याद रहता है। देखा और सुनना, मतलब जितनी हम अधिक से अधिक इंद्रियों का काम लेंगे उतना हमें ज़्यादा याद रहता है। तो यहाँ पे यही था एक से अधिक इंद्रियों का। और फिर है हमारा संचार प्रक्रिया। हम रोज़ अपने जीवन में संचार की प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। संचार प्रक्रिया का वर्णन करने का तरीका इस प्रकार है। यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब संचार प्रक्रिया का वर्णन इस प्रकार। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ये इस तरह। मतलब शुरुआत यहाँ से होती है। ये है स्रोत, मतलब जो संदेश लिख रहा है प्रेषक जो संदेश लिखता है उसे प्रेषक कहते हैं। और ये सारे प्रेषक है, ये संदेश लिख रहे हैं। फिर जो संदेश उसने लिखा, मतलब उसके सूचना, विचार, जो भी जिस विषय पर उसने लिखा है। फिर अगला उसने उस संदेश को भेजने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया, फ़ोन का प्रयोग किया, पत्र का प्रयोग किया, जो भी है उसे चैनल कहते हैं। फिर ग्राही जो सुनता है, मतलब जिसको संदेश भेजा जाता है उसे ग्राही कहते हैं। मतलब यहाँ पे दिया हुआ भी है प्राप्तकर्ता। फिर अगला है जो उसकी प्रतिक्रियाएं होती हैं उसे हम संचार का प्रभाव कहते हैं। फिर अगला उसका प्रभाव जाता है फिर से प्रेषक के पास। तो ये हमारा एक संचार बताया हुआ है यहाँ पे किस प्रकार से होता है। यहाँ पे यही दिया हुआ है जो मैंने आपको बताया है, तो इसे नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी छोटी वीडियो बनाएंगे। फिर अगला है हमारा, ये तो वही है संचार माध्यम क्या है, यही पढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का संदेश हमारे मनोभावों को परिवर्तित करता है तथा हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है और हमें जागरूक बनाता है। मतलब कोई भी संदेश हो वो हमें जागरूक करता है किसी चीज़ के लिए। किसी विज्ञापन और कार्यक्रम जिसे हम टीवी पर
देखते हैं थिएटर या टीवी पर जो फिल्में देखते हैं, अखबार में जो समाचार पढ़ते हैं, राजनेता का भाषण या कक्षा में शिक्षक द्वारा पढ़ाया गया पाठ आदि सभी वह संदेश है जो श्रोताओं तक किसी न किसी माध्यम द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जिनके लिए विभिन्न माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। जैसे जब हम किसी से बात करते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं तो हवा ध्वनि तरंगों को संचारित करने का कार्य करती है। संचार एक प्रक्रिया है, तो संचार माध्यम ही वह साधन है जो धारणा, विचार, भावना, नए तथ्य, अनुभवों आदि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार के विभिन्न तरीकों का प्रयोग करता है। संचार माध्यमों का वर्गीकरण ये पारस्परिक संचार माध्यम का तात्पर्य उन माध्यमों से है जिनका प्रयोग पुराने समय में चला आ रहा है। इन्हें संचार का देशी माध्यम भी कहा जाता है। मतलब पारस्परिक संचार माध्यम से है जो पुराने टाइम से चला जा रहा है, मतलब बहुत पुराने टाइम से चलता आ रहा है, उसे कहते हैं, इसे देशी माध्यम भी कहा जाता है। पुराने कुछ समय तक अधिकांश ग्रामीण विस्तार कार्य पूरी तरह से मेलों और रेडियो जैसे पारस्परिक संचार माध्यम पर निर्भर था। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। कुछ अति लोकप्रिय उदाहरण हैं, मतलब ये पारस्परिक लोकमंच के उदाहरण है। यात्रा बंगाल में, रामलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश, विदेशिया बिहार में, तमाशा महाराष्ट्र में है, यक्षगान कर्नाटक, भवाई गुजरात में है। तो ये है जनजातीय गीत और नृत्य के उदाहरण। बोल और भटियाली बंगाल, ये दुहा गरबा गुजरात, ये सब जो पुराने टाइम से चले आ रहे हैं और अभी भी चल रहे हैं, तो इसे देशी माध्यम कहा जाता है। फिर अगला है हमारा आधुनिक संचार माध्यम का अर्थ उन माध्यमों से है जो प्रौद्योगिकी विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं। इन्हें संचार का डिजिटल माध्यम भी कहते हैं। मतलब जो अभी विकास के कारण आए हैं, विभिन्न यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा आए हैं यहाँ पे, और इनसे भी संचार होता है, इसे डिजिटल माध्यम कहते हैं। ये है मोबाइल फ़ोन का, ये देखिए ना, ये है रेडियो, टेलीविज़न, मुद्रण माध्यम, फिल्म प्रदर्शन, ऑडियो कैसेट, और ये मोबाइल फ़ोन, वीडियो डिस्क प्रौद्योगिकी, बेतार, मतलब बेतार पहले कंप्यूटर आता है उससे है यहाँ पे, वीडियो फिल्म, ये सब है। ये है हमारे डिजिटल माध्यम और ये है हमारे देसी माध्यम जो पुराने टाइम से चल रहे हैं। फिर अगर हम संचार माध्यम के कार्य सूचना प्रदान करना, सहमत कराना, मनोरंजन, व्याख्या, मूल्य का संप्रेषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, समन्वय, व्यवहार परिवर्तन, विकास। फिर यहाँ पे है संचार प्रौद्योगिकी क्या है। आजकल सूचना की अत्यधिकता और आसानी से उपलब्ध भी है। आज हम बहुत कम समय में सब कुछ जानना चाहते हैं। मतलब आज हम सब कुछ, सारी दूर दूर की जानकारी जानना चाहते हैं, और ऐसे समय में संचार प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। हम अलग अलग समय में अलग अलग पृष्ठभूमि में, चाहे वह ग्रामीण आज हम बहुत कम समय में सब कुछ जानना चाहते हैं। ऐसे में संचार प्रौद्योगिकी अहम भूमिका निभा रही है। पृष्ठभूमि चाहे वह ग्रामीण शहरी जान जाती है, ये अलग अलग माध्यमों और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। मतलब आज हम बहुत कम समय में बहुत कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए संचार प्रौद्योगिकी एक अहम भूमिका निभा रही है। तो ये है हमारे सैम पित्रोदा, वर्ल्ड टेल अध्यक्ष है। ये पता नहीं ये क्यों दिए हैं, मेरे को नहीं पता, पर इनकी फ़ोटो दी है। एक पिन है संचार प्रौद्योगिकी का संबंध, मतलब इन्होंने। तो हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। संचार प्रौद्योगिकी का वर्गीकरण है। भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, बेतार प्रौद्योगिकी। मतलब ये जो भूमि आधारित प्रौद्योगिकी है इसमें तार जुड़ी रहती है, और इसमें बेतार मतलब जिसमें तार नहीं जुड़ी रहती, ये वो है, और इसमें तार जुड़ी रहती है। सो इसमें है भूमि आधारित प्रौद्योगिकी, ये सस्ती और कम जटिल है। मतलब जो भूमि आधारित प्रौद्योगिकी है ये कम जटिल है और सस्ती भी आती है। ये जैसे लैंडलाइन टेलीफोन या बिना इंटरनेट के पर्सनल कंप्यूटर इस प्रौद्योगिकी के उदाहरण है।
इस प्रकार के प्रौद्योगिकी में प्रेषक और प्राप्तकर्ता के बीच संचार के लिए तार का प्रयोग किया जाता है। और ये जो होती है ना, ये बेतार प्रौद्योगिकी थोड़ी महंगी भी पड़ती है और इसमें तार नहीं रहती है वैसे, जैसे कि रेडियो, मोबाइल फ़ोन, विभिन्न उपकरण जैसे ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी बेतार प्रौद्योगिकी के उदाहरण है। बेतार प्रौद्योगिकी का प्रयोग केबल आधारित प्रौद्योगिकी की अपेक्षा महंगा पर कम जटिल संरचना वाला होता है। मतलब ये कम जटिल होता है परंतु महंगा बहुत पड़ता है ये। फिर है हमारा यहाँ पे अन्य प्रौद्योगिकियाँ, ये वही है बेतार प्रौद्योगिकी, रेडियो और टेलीविज़न दिया हुआ है, इसका पूरा वो दिया हुआ है समझाने का, तो इसे हम नहीं पढ़ते हैं, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गाइस हमारा ये वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी अगला टॉपिक है। हम हर दूसरे दिन मौजूदा प्रौद्योगिकी में नए विकास के बारे में सुनते हैं और कुछ व्यापक प्रयोजन के लिए प्रयोग के लिए की जाने वाली प्रौद्योगिकी इस प्रकार है। माइक्रो कंप्यूटर, दृश्य पाठ, इलेक्ट्रॉनिक ईमेल लिया है, पारस्परिक क्रियात्मक वीडियो, दूर सम्मेलन। उपग्रह प्रौद्योगिकी के विशेष लक्षण, उपग्रह प्रौद्योगिकी लाभ। ये हमारे मतलब ये थोड़ा अलग है, मैंने इसी में जोड़ दिया है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो चुकी है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा गाइस, क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी है जो वो ख़त्म होने वाली है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं कर सकती हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आ भी गया ना तो सिर्फ ये मेन पूछेंगे, ये वैसे आप पढ़ लीजिएगा इसे। तो सो गाइस हमारी वीडियो यहीं पे मैं ख़त्म कर रही हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम हो गई है, स्विच ऑफ ही होने वाला है बस। सो अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपने ये वीडियो देखी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बाय बाय।